हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे पीएम एसएसवी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023, जो कि 29 सितंबर 2023 को होने वाली है, जिसमें साइंस के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कक्षा 9 के लिए हो या फिर 11 के लिए हो। तो आज का हमारा जो पेपर है वो कक्षा 11 के लिए है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 25 प्रश्न आते हैं। आज मैं उन्हीं को लेकर के आया हूँ। तो आपकी तैयारी के लिए मैं सदैव तत्पर, और आप भी तत्पर रहिए। अपने हाथ में कापी और कलम ले लीजिए, और आप या फिर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो आप इसको तुरंत कमेंट जरूर कीजिए, इस प्रश्न के उत्तर क्या होंगे। हमने एक मॉडल पेपर बनाया जिसमें एनसीईआरटी के सारे 25 प्रश्न रखे। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, तब यह कौन से रंग का होता है? लाल, बैगनी, नीला या फिर आपका पीला। और अगर आपने इसका आंसर पढ़ा तुरंत कमेंट कीजिए, और अगर आपने कमेंट किया है यहाँ से बैगनी, तो आप बिल्कुल सही, आपका आंसर है। यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, हमारे उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? H2SO4, मतलब ये लिखने में थोड़ी सी एरर हो सकती है। H2SO4, HCl, HNO3, HCOOH। तो उधर मतलब पेट में हमारे कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? और आप सभी को मालूम होना चाहिए, हमारा जो उदर है उसमें HCl अम्ल उत्पन्न होता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी ही सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है, केमिस्ट्री का है। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है अम्ल एवं अम्लीय लवण में, क्षार एवं क्षारीय लवण में, अम्ल एवं क्षार में, या अम्ल एवं जल में। और अगर इसका भी आपने ऑप्शन चुना है सी, अम्ल एवं क्षार को मिलाने से क्या बनता है? विलयन उदासीन बनता है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ से ऑप्शन सी वाले को टिक कर लेंगे, और यही आंसर आप लोगों ने भी दिया होगा। चौथा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन में बदलता है क्या? अणुओं का द्रव्यमान, अणुओं की संरचना, अणुओं की व्यवस्था, या फिर सभी। देखिए, भौतिक अवस्था एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता, तो इसमें केवल अणुओं की व्यवस्था बदलती है। यानी अगर आपने ऑप्शन सी वाला किया है सही, तो आपका आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी प्रश्न आपके सामने है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभव है। तो आप ये समझ जाइए, इसका मतलब ये आपका क्षार होगा, और क्षार की जो वैल्यू बच्चों होती है वो 7 से अधिक होती है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1, 4, 5, 10, तो आप समझ गए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है क्या? कौन? पारा है, सोडियम है, चांदी है, सीसा है। तो एक धातु है, आपने देखा होगा पारा, या जिसको हम लोग Hg बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होती है आपकी, ये कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में होती है। आपने देखा होगा थर्मामीटर में यही भरी जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, सातवां है, निम्न में से कौन सी अधातु चमक युक्त होती है? यानी किसमें चमक होती है? कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, या फिर आयोडीन है। और अगर आपने 7th का आंसर सही पढ़ा है आयोडीन, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है? भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र यानी थोड़ा गीला है, या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। यहाँ पर आपको बता दूं, जब जो ईंधन होता पूरी तरीके से नहीं जलता, तभी तलहटी जो होती है वो क्या होती है बच्चों? काली हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ, जीवाश्म ईंधन के दहन में कौन सी गैस पैदा नहीं होती? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन। आप सभी को मालूम है, ऑक्सीजन केवल और केवल आपको जो मिलती है वो आपको
फोटोसिंथेसिस के कारण मिलती है। बाकी ये सभी जो आप तीन पढ़ रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो जीवाश्म ईंधन जलाते हैं उनसे गैसें पैदा होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका हृदय तीन कोष्ठी होता है? तो इसमें तीन कोष्ठी हृदय के लिए आपको बताना है कौन सही है। तो जल, स्थल, पालेचर, मछली है, स्तनधारी है या फिर पक्षी है। और अगर आपने इसका आंसर चुना है ए, जो जल और थल दोनों पर रहने के लिए अनुकूल है, उनके जो हृदय होते हैं वो तीन कोष्ठी होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? हीम है, विटामिन सी है, न्यूक्लिक अम्ल है या फिर पोटेशियम है। आपको मालूम होगा होमोग्लोबिन के कारण ही जो है रक्त का रंग लाल होता है, तो यहाँ पर हीम ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न 12वां है आपके सामने, काफी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी पौधों वाला हार्मोन्स है? तो आपको यहाँ से सही आंसर बताना है। इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन है या फिर साइटोकाइनिन है। तो जो साइटोकाइनिन बच्चों होता है ये आपका पादप जो है हार्मोन है, तो यहाँ से ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी किसकी रक्षा करती है? मेरुरज्जु की, मस्तिष्क की, पेट की या फिर सभी की? चूंकि और यहाँ पर आपको सही ढंग से अगर आपने पढ़ा है ए ऑप्शन, जो मेरुरज्जु होती है इसकी रक्षा करती है रीढ़ की हड्डी, तो यहाँ से ऑप्शन जो है बच्चों वो आपका ए वाला सही होगा। शायद यही आंसर आपने भी चुना होगा। अगला प्रश्न है, मानव में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? जो मानव का भ्रूण होता है वो पोषण कहाँ से पाता है? तो ये अंडाशय से है, वक्र से है, प्लेसेंटा से है या फेलोपियन ट्यूब से है। और अगर आपने इसका आंसर चुना है प्लेसेंटा, सी ऑप्शन, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, आलू में कायिक जनन होता है जड़ से, वायवीय तने से, भूमिगत तने से, पत्ती से। आप इसका आंसर 100% दे सकते। जो गांव के बच्चे हैं, ये भूमिगत जो तना होता है इससे जो है कायिक जनन होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, मेंडल ने अपने आनुवांशिकता संबंधी सफल प्रयोग जिस पौधे पर किए वो कौन है? चना है, गुड़हल है, राइजोपस है या फिर आपका अंत में दिया गया है मटर, या इसी को मीठी मटर भी बोलते हैं। तो जो आपके मेंडल साहब थे, ये जो अपने सफल प्रयोग किए थे वो सारे प्रयोग जो है मटर के ऊपर किए थे, तो इसलिए यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा। संभवतः यही ऑप्शन आपने भी लगाया होगा। डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में या केंद्रक में या फिर केंद्रिका में? इसका आंसर सही आप लोगों को बताना है। और अगर इसका आंसर कहीं से भी आपने पढ़ा है तो आप जरूर लगाइएगा। इसका होता है केंद्रक द्रव्य, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगर मैं प्रश्न 18 की बात करूं, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? 5, 10, 20 या फिर आपका अगला ऑप्शन है 0। तो जो समतल दर्पण होता है जिससे हम लोग अपने आप को देखते हैं, तो हम जितनी दूरी पर होते हैं उतनी ही दूरी उसमें शो होती है। चूंकि वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी है तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो भी 10 सेंटीमीटर दूर प्रतीत होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो सभी को मालूम है जो प्रकाश का वेग होता है बच्चों वो सबसे अधिक कहाँ होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपने ऑप्शन यहाँ चुना है डी यानी निर्वात, तो आप बिल्कुल सही है, यानी वैक्यूम जो होता है उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न आपके सामने बेहद अच्छा प्रश्न है, अगर आप इसका आंसर सही ढंग से दे पाए, निम्न में से किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। वायवीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण या वायुमंडलीय विक्षेपण के कारण? तो वायुमंडलीय जो अपवर्तन होता है उसी के कारण तारों का टिमटिमाना होता है। ये फिजिक्स की एक घटना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर अनंत? तो जो आंख हमारी होती है उसका दूर बिंदु होता है अनंत, और 25 सेंटीमीटर जो होता है वो हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। और ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, ओम के नियम का सूत्र
क्या है। तो चूंकि ओम का नियम V इक्वल टू आई आर मुझे आज भी याद है, तो यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देख रहे होंगे तो आपको सी वाला मिल जाएगा। यही जो नियम है ये ओम का नियम है। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वपोषी किस पोषी स्तर में आते हैं? प्रथम है, तृतीय है, द्वितीय है या फिर अंतिम है। और 23वें में आपको मैं बता दूं, जो सुपोषी होते हैं वो प्रथम स्तर के उपभोक्ता कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर मैं आप 24 प्रश्न की बात करूं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो जो प्रतिरोध है उसका मात्रक बच्चों होता है ओम, यानी आपने पढ़ा भी होगा। तो जो आर होता है